नमस्कार दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बीपीएससी का जो भी पीवाईक्यू है तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है। ठीक है, उसको एक एक करके सब करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो सुजनी एक कढ़ाई का कला है। ठीक है, तो ये कढ़ाई कला क्या है, हस्तशिल्प है जो कि कहाँ विकास हुआ था, मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव में। ठीक है, और ये राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जानते हैं कि जो चैत्य है, चैत्य का निर्माण किस लिए किया जाता है, पूजा ग्रह के लिए। जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म के अनुयायी है, वो चैत्य में पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक गलत कथन ढूंढना है। तीसरा में बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो पहला देखिए बिहार के वर्तमान बांका जिला में नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। कहाँ है पे, भागलपुर में। इसका निर्माण पाल वंश के गोपाल नहीं किया था, ये धर्मपाल किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का बर्जियान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल करेक्ट है। और खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण जैसे दर्शन पढ़ाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी कि उन्हें जो कि अब ये 69वां बीपीएससी में पूछा गया था। यानी कि पहला और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ हाँ, औदंतीपुर का जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण गोपाल ने किया था, धर्मपाल का पुत्र है। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो अच्छा ये यहाँ देखिएगा, नालंदा में अध्ययन के स्तर गिरने पर विक्रमशिला का स्थापना किया गया था। ठीक है, और औदंतीपुर का जो निर्माण किया गया था वो कौन किया था, गोपाल किया था। ठीक है, और बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो शासन किया था वो पाल वंश किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद हाँ, याद रखिएगा 1203 ईस्वी में क्या बख्तियार खिलजी ने नालंदा के क्षेत्र को क्या किया था, तहस नहस किया था। ठीक है, जिसका रिस्टोरेशन हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के बाहर राज्यों द्वारा प्रोफेसर को बौद्ध शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो अतीसा जो भिक्षुओं का मठ का प्रमुख होता है, जो एक उल्लेखनीय मठाधीश के रूप में प्रसिद्ध पंडित और दार्शनिक होते थे। ठीक है, अब विक्रमशिला के ज़्यादातर तिब्बती स्रोत में इसे जाना जाता है कि विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी के तिब्बती भिक्षु इतिहासकार तारानाथ के कार्यों से है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो विक्रमशिला के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलता है वो तिब्बती भिक्षु इतिहासकार है तारानाथ, उनके द्वारा मिलता है। ठीक है, यह वर्जियान बौद्ध धर्म का केंद्र और यहाँ तांत्रिक उपदेश कार्य होते थे। ठीक है, उसके बाद तर्क, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास, कानून, व्याकरण, दर्शन और अन्य विषयों को शिक्षा दी जाती है। राइट, उसके बाद देख लेते हैं कि उसमें है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली भाषा का विकास हो कनाट वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या है सो। पहला देख लीजिए, कनाट शासकों के काल को मिथिला का स्वर्ण काल कहा के रूप में जाना जाता है। मिथिला यानी उत्तर बिहार पाल साम्राज्य का एक हिस्सा है, लेकिन विग्रहपाल थ्री की मृत्यु के बाद, देखिए विग्रहपाल थ्री की मृत्यु के बाद ये दक्षिण बिहार के तरह उत्तर बिहार में भी पालों की पकड़ बहुत ढीली हो गई थी। ठीक है, तो यानी कि विग्रहपाल के मृत्यु के बाद ये क्या हो गया, इसके पाल का पकड़ यहाँ पे ढीले हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्वी बंगाल में कनाट वंश और मिथिला के नान्यदेव वंश 1097 ईस्वी में के दौरान सत्ता में आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कनाट वंश और मिथिला का नान्यदेव वंश 1097 ईस्वी में सत्ता में आए थे। और नान्यदेव ने 1097 में चंपारण में सिमराव, और जिसको सिमरावगढ़ कहा जाता है, को अपना राजधानी बनाकर मिथिला में स्वतंत्र कनाट वंश की राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में चंपारण में सिमराव को अपना राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, नान्यदेव ने सिमराव को बनाया था। और फिर मिथिला में स्वतंत्र कनाट वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, यह दुर्गम स्थान पर स्थित है और इसकी सुरक्षा ऊंची दीवारों और 7 खाइयों द्वारा की जाती है। ठीक है, ये 7 खाइयों द्वारा किया जाता है। और इसे तिब्बती विद्वान धर्म स्वामी ने देखा
जिन्होंने 1234 में तिरहुत का दौरा किया था। ठीक है, तो कौन था? धर्मस्वामी, तिब्बती विद्वान धर्मस्वामी, 1234 में तिरहुत में दौरा किया था। उसके बाद देख लीजिए, भारत नाट्य शास्त्र के समकालीन मुल्ला तकिया ने खुद को मिथिलेश्वर यानी मिथिला का राजा और निरपमल्ला के साथ महासामंतीधिपति के रूप में संदर्भित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसी से रिलेटेड जो है क्या मुल्ला तकिया ने क्या किया, अपने आप को मिथिलेश्वर और निरपमल्ला के साथ महासामंतीधिपति के रूप में संदर्भित करता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप कि मिथिला परंपरा में नान्यदेव को कनाट क्षेत्रीय और कनाट कुलाभूषण कहा जाता है। ठीक है, तो मिथिला परंपरा में क्या कहा जाता है आपको? ये नान्यदेव को कनाट कुलाभूषण। यह किसी अधिपति संभवतः विजय सेन के प्रति उनकी सामंती स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, और हरि सिंह देव कनाट वंश के अंतिम महान राजा थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरि सिंह देव क्या है? कनाट वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, और उनके बाद उनके पुत्रों का गंगादेव मलदेव ने राजगद्दी संभाली। बिहार में पाल वंश के पतन के बाद कुछ आदिवासी राज्यों का उदय हुआ। चेरो उनमें से एक महत्वपूर्ण आदिवासी राज्य था। उन्होंने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में मजबूती से नींव रखी थी। उन्होंने देखिए क्या है कि 300 वर्षों तक शासन किया। शाहाबाद जिले में चेरों की 4 रियासतें। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि 1587 से 1607 ईस्वी के बीच कुकुमचंद झारप भोजपुर के चेरों के मुखिया थे। ठीक है, तो भोजपुर का जो चेरों के मुखिया कौन थे? तो कुकुमचंद झारप। ठीक है, जारिफ है। और उसके बाद इन्होंने भोजपुर के बड़े क्षेत्रों में उज्जैनियों को खदेड़ दिया था। और 1611 ईस्वी में चेरों और उज्जैनियों के बीच में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। और इस समय नारायणमल उज्जैनियों का राजा था। उज्जैनियों ने चेरों को हरा दिया और मेदिनी राय चेरों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसका क्षेत्र गया, दाऊदनगर और अरवल तक फैला हुआ था, और यहाँ तक कि रामगढ़ भी इसके क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो मेदिनी राय देख लीजिए, ये चेरों के प्रमुख राजा थे जो कि ज़्यादातर झारखंड के क्षेत्रों में अपना शासन फैलाए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पलामू वाला रीजन में, और मेदिनी राय के बाद उनका पुत्र प्रताप राय ने शासन किया था। ठीक है, और पलामू का किला यही इन लोग दोनों ने निर्माण किए करवाया था। जो पुराना है वो प्रताप राय ने, और मेदिनी राय ने नया किला बनवाया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अंततः चेरों को मुगल साम्राज्य के सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो मगध की राजधानी जो था वो राजगृह ही था, है ना? राजगृह ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या क्या है सो। ठीक है, तो इसमें देखिए राजगृह मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया था। तो हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक देख लेते हैं कि हर्यक वंश का जो राजधानी था वो कहाँ था? राजगृह या पाटलिपुत्र। दूसरा है शिशुनाग वंश, तो इसका राजधानी कहाँ था? राजगीर। फिर नंद वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पाटलिपुत्र। कण्व वंश का पाटलिपुत्र। सातवाहन जो है उसका प्रतिष्ठान या फिर अमरावती। ठीक है, उसके बाद है चोल वंश का राजधानी था गंगई कौंडचोलपुरम या फिर तंजौर। उसके बाद है वाकटक राजवंश, तो वत्स, गुमला और इझाकू जो वंश था उसका राजधानी आंध्र प्रदेश। गुप्त वंश पाटलिपुत्र। उसके बाद कदम राजवंश, ये वनवासी उत्तर कर्नाटक। गंगा राजवंश ये पश्चिमी क्षेत्र में है, मैसूर कर्नाटक। पल्लव राजवंश कांचीपुरम। वर्धन राजवंश थानेसर, जैसे हर्षवर्धन है ना, तो ये थानेसर और बाद में फिर कन्नौज कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मैत्रक राजवंश, तो इसका राजधानी था वल्लभी। और चालुक्य राजवंश बदामी। वातापीकोंडा जो है ना चालुक्य है बदामी। और बदामी का कल्याणी चालुक्य है, बेंगी चालुक्य है। ठीक है, तो
ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जो बादामी चालुक्य की राजधानी बादामी होगा। मौखरी राजवंश कन्नौज, ठीक है, वही है मौखरी राजवंश जो बाद में हर्षवर्धन जी ने अपने शासन हर्षवर्धन ने अपना शासन किया था। और ककोटा राजवंश कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हुन, साकाल, राष्ट्रकूट, मानिकखेट और पाल राजवंश बंगाल, सेन राजवंश बंगाल, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका उत्पल वंश कश्मीर, हिंदू शाही उद्भंडारपुर, ठीक है। लोहरा राजवंश कश्मीर, सोलंकी वंश अनाहिलावदा, कंसूरी राजवंश त्रिपुरी, चंदेल राजवंश बुंदेलखंड, गढ़वाला राजवंश कन्नौज, चौहान वंश अजमेर और गुर्जर प्रतिहार कन्नौज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या कि ब्रिटिश शासित भारत में बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग कर दिया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है आपको। देखिए 1912 में 2 बार विभाजन हुआ है, एक 1912 और दूसरा 1936, ठीक है ना। तो पहला आपका 1912 ही हो जाएगा, जो बंगाल को अलग क्या है बिहार को पहली बार बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो दूसरा जो विभाजन हुआ था 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, ठीक है। और एक और विभाजन है, 3 विभाजन हो गया, और एक 2000 है, ठीक है, जो बिहार को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक है। 3 विभाजन याद रखिएगा, 1912, 1936 और 2000, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तमान, इसमें कुछ कुछ है कि एक प्रांत बिहार, वर्तमान बिहार जो एक प्रांत के रूप में अपनी पहचान थी, हालांकि समय समय पर इसकी राजधानी और राजनीतिक सीमाओं में बदलाव, और मध्यकाल के दौरान बिहार को अलग प्रांत के रूप में बनाया गया, और मुगल काल के दौरान बिहार की पहचान एक प्रशासनिक इकाई के रूप में की गई थी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासकों ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 18वीं शताब्दी के मध्य में तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया गया था। और 1765 में 1765 में जब दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया गया, दीवानी अधिकार मतलब जो राजस्व को इकट्ठा करने का अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया गया था, तब 3 अलग अलग फरमान जारी किया गया था, ठीक है। तो एक है जिससे पता चलता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलग अलग इकाई के रूप में माना जाता था, ठीक है। बिहार को राजनीतिक इकाई बनाने का पहला प्रयास जो किया गया था वो 1889 में किया गया था, ठीक है। 1889 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ, जिसमें बिहार के पृथक्करण गति मिली, ठीक है। तो बिहार टाइम्स का जो स्थापना हुआ कब हुआ था, 1894 में, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार उड़ीसा नामक नए प्रांत का निर्माण किया गया, और इसके बाद 1912 में विभिन्न श्रेणियों में 43 सदस्यों वाली विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम को लेकर, जिसमें कई सुधार किए गए, अधिनियम के अनुसार 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। पहला 1936 में बिहार और उड़ीसा को 2 अलग प्रांतों के रूप में बनाया गया और बिहार को अपना राज्य का दर्जा दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम बिहार में आयोजित आम चुनाव हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनर्गठन किया गया फिर से, और झारखंड को 28वें राज्य के रूप में अलग कर दिया गया। जिसमें याद रखिएगा कि जो झारखंड को जो भूमि मिला था वो कितना था, 45.85% और जो कि कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर लेकर बिहार को अलग कर दिया गया। और जब पहले बिहार में 55 जिले थे, ठीक है, 55 जिले थे, जो 2000 के बाद घटकर 37 जिले रह गए। और 38वां जो जिला है वो अरवल है, मगध का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मगध प्रमंडल का हिस्सा है, ठीक है, अरवल, याद रखिएगा, अरवल। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 20 अगस्त 2000 को अस्तित्व में आया था, 2001 को, और पहले जहानाबाद जिले का हिस्सा था, वर्तमान में बिहार में 38 जिला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो देखिए कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो आपका देखिए पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में है, ठीक है। तो दुधवा आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश में। गजनेर बिहार में नहीं है, और भीम बांध और वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में है, ठीक है। तो आपका 1 और 4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि वाल्मीकि के बारे में क्या है। चलिए, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य, जो भारत के हिमालय और तराई वनों में पूर्वी सीमा में बनाता है, ठीक है। और गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जिसका टाइगर रिजर्व वनस्पति भाबर और तराई क्षेत्रों में संयोजन है, ठीक है। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसके कुल क्षेत्र यानी 85.71% भाग वन क्षेत्र उससे आच्छादित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो रिपोर्ट आया था भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो
वाल्मीकि वाला क्षेत्र है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है, उसमें 85.71% भाग वन से आच्छादित है, ठीक है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारी में क्या क्या इसमें पाया जाता है, देख लीजिए। बाघ है, भालू है, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर इत्यादि पाया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व, तो ये बता दिए कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश और भारत नेपाल के सीमा में संरक्षित है, और यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका माध्यम है सुहेली और मोहना नदियाँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कि सुहेली और मोहना नदियाँ यहाँ से बहती है, ठीक है। और किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य जिसके माध्यम से शारदा नदी बहती है, ठीक है। एक और है किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य, जहाँ जहाँ कौन सा नदी बहता है, शारदा नदी। और कार्तिया घाट, करतनिया घाट है वन जीव अभ्यारण्य जिसके माध्यम से गेरुआ नदी, तो याद रखिएगा कि हम लोग देख लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में दो नदी, सुहेली और मोहना, ठीक है। सुहेली और मोहना। और किशनपुर वन जीव अभ्यारण्य में दो, एक नदी है शारदा नदी, और करतनिया घाट में गेरुआ नदी बहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, कि ये नदियाँ घाघरा नदी की सहायक है। ये सभी नदियाँ किसका है, घाघरा नदी की सहायक नदी है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान जहाँ बाघ और गेंडे दोनों एक साथ मिलता है, कहाँ मिलता है, आपका दुधवारा नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गजनेर वन जीव अभ्यारण्य। ये राजस्थान के बीकानेर में है और लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इस अभ्यारण्य में एक झील और गर्मियों के में कई तरह के जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि देख लेते कि यहाँ आते हरा भरा जंगल और नील गाय, चिंकारा, काला हिरन, जंगली सुअर, शाही रेत क्रूज और झुंड और प्रवासी पक्षियों के अन्य प्रकार की आश्रय स्थल है, ठीक है। अन्य प्रकार की प्रजातियों का आश्रय स्थल है। और विशाल जंगल में शीतकालीन घर बनाते हैं, और यहाँ की चीतों पुनः परिचय के लिए प्रस्तावित जंगलों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ चीता को लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये बोले तो बिहार में है, तो ये कहाँ है, बिहार में मुंगेर जिला में, ठीक है, जो कि दक्षिण पश्चिम में जमुई जिले के आसपास में है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाभारत के अनुसार पांडवों में से एक भीम ने यहाँ एक बांध का निर्माण किया था, इसलिए भीम बांध पड़ा है, ठीक है। और गर्म पानी के स्रोत भी यहाँ के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ एक गर्म पानी का स्रोत है। और यह जंगल खड़गपुर पहाड़ियों को लहरदार पथ पर 681.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गंगा नदी के दक्षिण भाग में, छोटा नागपुर के पठार में किनारे, और संथाल परगना के पश्चिम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपका ये क्या है, ये झारखंड वाला क्षेत्र है, तो ये क्या संथाल परगना वाला क्षेत्र है। और इससे जो सटा हुआ है बिहार, यहाँ पे ये ईस्ट रीजन में फैला हुआ है, ठीक है, भीमबांध। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और है, जैसे बरेला बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये फैला हुआ कहाँ है, वैशाली में, बिहार का जिला है। उसके बाद भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य अभी बताएं, तो ये मुंगेर में फैला है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गया में है। उसके बाद देख लीजिए कैमूर नाम से सजेस्ट कर रहा है, तो ये कैमूर और रोहतास में है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे, कैमूर और रोहतास में, ठीक है। और कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बेगूसराय में, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, जमुई में, और ये भी क्या है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नकटी, नागी और नकटी एक साथ याद रखिएगा। बांध पक्षी अभ्यारण्य ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जमुई में है, ठीक है। उसके बाद पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजगीर नालंदा में है। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, चिड़ियाघर। और वनस्पति उद्यान कहाँ है, पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है, चंपारण में, उदयपुर, ठीक है। उसके बाद वाल्मीकि, तो वाल्मीकि हम बताएं कि पश्चिमी चंपारण में है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी पश्चिमी चंपारण, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद आता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भागलपुर में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला है क्या, कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो जो भारत और नेपाल के उत्तरी भाग में होकर बहती है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इस नदी के तट पर है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये कहाँ, कौन नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा नारायणी, जो कि गंडक नदी का नाम है, ठीक है। उसके बाद अन्य स्रोत में देख लेते हैं कि गंडक नदी
नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर के मुख्य स्थल समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है और हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जिसमें 445 किलोमीटर तक भारत में से होकर आती है और 145 किलोमीटर नेपाल में। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ है वो कितना है आपका 600, ठीक है 630 किलोमीटर, और जिसमें से 445 कहाँ फैला हुआ है भारत में और 185 किलोमीटर नेपाल में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि जल जल निकासी बेसिन। तो गंडक नदी का कुल जल निकासी बेसिन है 29,705 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और हाजीपुर के ठीक नीचे पटना के पास अ, गंगा में मिल जाती है। ठीक, तो हाजीपुर के निकट में क्या है कि पटना के पास, हाजीपुर के ठीक नीचे पटना के पास क्या होता है, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद सहायक नदी देख लेते हैं, गंडक का सहायक नदी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मायांगंदी, बारी, त्रिशूली, पंच चंद और हरहद बूढ़ी गंडक शामिल है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आपका बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है। तो हाल फिलहाल में क्या है, जमुई में क्या पाया गया, सोना पाया गया। ठीक है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो जब देख लीजिए ये बिहार का क्या क्या कौन सा जो औद्योगिक विकास हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के कौन कौन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावना अत्यधिक है। तो इसमें हम लोग को दर्शाना पड़ता है मीन्स के कि कौन सा रीजन में कौन सा ये आपका खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ध्यान दीजिएगा कि ये जो बिहार का मैप आपका कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है ये हो गया बिहार का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है, ये सोरा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे क्या है, ये बॉक्साइट मिलता है, ये जो जमुई है ये गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद नवादा और गया में आपका क्या है, माइका है। ठीक है, और यूरेनियम थोड़ा सा गया वाला क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है क्रोमियम और निकेल, लाइमस्टोन, ये रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र में पाया जाता है इस रीजन में। ठीक है, और इस रीजन में जो अधिकतर जो चट्टान है वो विंध्यन कर्म की चट्टान है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि विंध्यन कर्म की चट्टान में लाइमस्टोन अत्यधिक पाया जाता है। तो यहाँ साथ ही क्रोमियम और निकेल पाया गया है, और आपका रोहतास में पायराइट पाया गया है। ठीक है, पायराइट झारखंड में भी पाया जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद है फायर क्ले। फायर क्ले कहाँ पाया गया है, भागलपुर में, ये भागलपुर में फायर क्ले है। और सोरा के लिए हम क्या बताए थे, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और आपका ये है सारण में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि आपकी त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट गंडक नदी के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है और यह नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करता है। बिहार में यह चंपारण, सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, वैशाली जैसे जिलों को भी कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के भौगोलिक संरचना में चट्टानों की प्रणालियों को शामिल है और चट्टान प्रणालियों का उनके विवरण में मिलाना है। ठीक है, तो धारवाड़ जो श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी और क्वार्टनरी चट्टान, जिसको चतुर्थक चट्टान और टर्शियरी को तृतीयक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, उसको बताना है कि कौन कौन क्षेत्र से कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला का 3। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, सबसे पुरानी और आर्कियन कण की चट्टान का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि अच्छा ये अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा आपका धारवाड़ जो होगा, पहला है ना, तो धारवाड़ हो जाएगा आपका ये तीसरा, सबसे पुरानी आर्कियन कर्म की चट्टान है। ठीक है, और विंध्यन कर्म की चट्टान जो होगा वो आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा, यानी कि बलुआ पत्थर। विंध्यन कर्म की चट्टान है वो क्या है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और डोलोमाइट और क्वार्टजाइट और सेलो जैसे चट्टानों की प्रमुख घटक है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये जो चतुर्थ यानी क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पहला हो जाएगा हिमालय और प्रादीपीय नदियों के जलोढ़ जमाव, ठीक है, तेजी से जमाव द्वारा निर्मित है। उसके बाद आपका जो टर्शियरी है वो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में के जिले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका हो गया पहला का तीसरा, और तीसरा यानी सबसे पुरानी आर्कन चट्टान का भाग है कौन सा, धारवाड़, और दूसरा का चौथा है यानी कि विंध्यन कर्म का है वो कहा बलुआ पत्थर। हम पहले बता दें कि जो विंध्यन कर्म की चट्टान है वो बलुआ पत्थर का क्षेत्र है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट सेल पाया जाता है।
और तीसरा जो चतुर्थ क्रम की चट्टान प्रणाली वो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जलोढ़ के तेजी जमाव के कारण ये निर्मित होती है, ठीक है। और जो टर्सरी है वो क्या है, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला धारवाड़ कर्म का जो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि धारवाड़ कर्म के है वो दक्षिणी पूर्व भाग जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा में पाया जाता है। और ये क्वार्जाइट, फिलाइट, गनीस, सिस्ट और स्लेट बने होते हैं। इसमें इसके क्षेत्र में अब्रक और सृष्ट प्रमुख है। विंध्यन कर्म की चट्टान ये पुरानी चट्टानों है, उप प्रणाली है जो बिहार के दक्षिण पूर्व में कैमूर और रोहतास जिले में और सोन नदी घाटी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। और ये विंध्यन कर्म की जो चट्टान है वो क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और इसमें साथ ही क्या पाया जाता है, आपका क्वार्जाइट पाया जाता है, ठीक है। और चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, ठीक है। तृतीय चट्टान में है हो जाएगा कि जो टर्शियरी चट्टान है वो कहाँ है, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में और यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच तैथिस सागर के जमा तलछटों के ऊपर से मुड़ने के कारण बना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो हिमालय के निर्माण किया हुआ था यूरेशियन और प्लेट और ये भारतीय प्लेट के बीच में जो तैथिस सागर है उसके तलछट के निर्माण के कारण जो टर्शरी कर्म की चट्टान का निर्माण हुआ है। और जो क्वार्टरनरी है चतुर्थ कल्प का है वो उस चट्टान का निर्माण प्लेस्टोसीन और हाल फिलहाल के क्षेत्र में जैसे हिमालय और छोटा नागपुर पठारों के बीच में मुड़े हुए भाग में पाए जाते हैं। ये बलुआ पत्थर और जलोढ़, कॉन्ग्लोमरेट, मोटे बजरी आदि से बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकावस्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बकावस्त आंदोलन है वो स्वामी सहजानंद द्वारा आयोजित किया गया था। तो सहजानंद स्वामी क्या है कि कृषक समूहों के लिए काफ़ी उत्थान के लिए काफ़ी काम किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती 1937 और 1938 के बीच में बकास्त आंदोलन का समयक। और बकास्त अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वयं शिक्षित, ठीक है। तो स्वयं शिक्षित है इसका अर्थ। उसके बाद देख लेते हैं बिहार में बकास्त अधिनियम और बकास्त भूमि कर जमींदारों के बकास्त भूमि किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ आंदोलन के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था, ठीक है। तो देखिए कि जो बकास्त अधिनियम आया था और बकास्त भूमि कर जमींदार द्वारा क्या किया गया था कि बकास्त भूमि में जो किराएदार है उसको अलग कर दिया गया था, तो इसलिए आंदोलन चलाया गया था। तो बिहटा में डालमिया चीनी मिल में जहां मजदूर किसान एकता महत्वपूर्ण थी, उन्होंने विजयी विद्रोह का नेतृत्व किया और सुभाष चंद्र बोस और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, तो याद रखिएगा ये अखिल भारतीय जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो हुआ था वो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन 1940 में, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुए थे, बिहार के बिहटा वाले क्षेत्र में आके अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किए थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन में दयानंद सरस्वती जी की नज़रबंद के बारे में जानने के बाद ब्रिटिश राज द्वारा उन्हें कारावास में डालने के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सच्चिदानंद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो 28 अप्रैल अखिल भारतीय स्वामी सच्चिदानंद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या से बचाया था वह कौन था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बटक मियाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले बटक मियाँ ने महात्मा गांधी के भोजन खाने से पहले खाए थे और ये फूड पॉइजन के कारण हत्या होने से बचाया था, ठीक है, बटक मियाँ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि बटक मियाँ क्या है, एक रसोईया था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को फूड पॉइजनिंग से हत्या के प्रयास से बचाया था और वह बिहार के मोतिहार में एक नील संयंत्र कर्मचारी था। बाद में उसने नौकरी से निकाल दिया गया और प्रताड़ित किया गया और गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। महात्मा गांधी को नील संयंत्र प्रबंधक इरविन ने रात के खाने पर आमंत्रित किया था। इरविन ने अपने रसोईया बटक मियाँ से एक गिलास दूध में जहर मिलाकर गांधी को परोसने पर जोर दिया। वह परोसने गया लेकिन राजेंद्र प्रसाद को साजिश का पता चल गया। प्रयास से बचने के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण में विरोध जारी किया और एस्टेट मैनेजर ने बटक मियाँ को प्रताड़ित किया और उनका घर और संपत्ति छीन ली और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया था, ठीक है। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक है। तो उसके बारे में है। तो देखिए क्या है कि श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को खनवा में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर जिला से स्कूल से, और देखिए श्री कृष्ण सिंह जी हैं वो झारखंड के भी आंदोलन से काफ़ी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि श्री कृष्ण सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय में स्नातक किया और कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें 1915 में कानूनी अभ्यास शुरू किया और बिहार केसरी के रूप में जाने जाने वाले भारतीय राज्य बिहार 1946 से 1961 के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसका उपनाम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसको देश रत्न और आजाद शत्रु भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति के जनक थे। तो लोकनायक और जेपी आंदोलन है ना। उसके बाद कुंवर सिंह है, उसको बाबू कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये बिहार केसरी, और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि और ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू जगजीवन राम, तो इसको बाबूजी बोला जाता है, ठीक है। और बैजनाथ मिश्र बाबा और नागार्जुन, ठीक है। जनार्दन प्रसाद सिंह ये शांति का न्याय, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ये बिहार विभूति और विद्यापति को कहा जाता है आपका मैथिल कोकिल और महाकवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 15वां क्वेश्चन में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो इसके ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1632, ये पहले भी आ चुका था, ठीक है। मतलब इसमें नहीं, ये 67th या 68th जेपीएससी ये बीपीएससी में आया था, ठीक है। तो 1632 में है, ठीक है। तो 1632 में क्या हुआ था कि डच ने पटना में एक कारखाना स्थापित किया, और 1662 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने डचों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 1665 में फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने पटना आया, बाद में छपरा में यात्रा किया, और उस समय सोरा रिफाइन, सोरा का उपयोग देखिए बॉम्ब बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच कंपनियों के बीच में सोरा व्यापार का अधिकार को लेकर विवाद हो गया। तो किसके बीच में? फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच के बीच में। और बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच 1759 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि डच यहाँ से हार गया, और इस प्रकार से उसका जो पकड़ था भारत में वो लगभग धीरे धीरे खत्म हो गया था, ठीक है। 1781 में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना में एक डच के गोदाम पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में 1784 में वापस डचों को लौटा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि चंपारण आंदोलन ने जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कौन सा कदम उठाया था, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप तो जानते हैं चंपारण आंदोलन में क्या हुआ, 3 कठिया प्रणाली था, ठीक है। तो 3/20 भागों में नील का उत्पादन नेसेसरी था, ठीक है। तो जिसके कारण उसके बहुत सारा शोषण और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि ये हो जाएगा, ये जो कदम उठाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं कि चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये इसको अगला पार्ट में करते हैं। तो ये 69th बीपीएससी का सारा हिस्ट्री का PYQ था, और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।